हर 27 साल बाद डेरी नाम के इस छोटे से शहर में कुछ ऐसा होता है जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता। बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं, कुछ की लाशें मिलती हैं और कुछ का कभी कोई पता ही नहीं चलता। लोग इन घटनाओं को हादसा समझकर भूल जाते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। कहानी की शुरुआत साल 1988 से होती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी और डेरी की सड़कें पानी से भर चुकी थीं। बिल नाम का लड़का अपने कमरे में बैठा था। वो बीमार था और बाहर नहीं जा सकता था। उसी वक्त उसका छोटा भाई जॉर्ज उसके पास आता है। जॉर्ज बाहर जाकर खेलना चाहता था। बिल उसके लिए कागज की एक सुंदर सी नाव बनाता है। जॉर्ज खुशी खुशी उस नाव को लेकर घर के बाहर निकल जाता है। बारिश के पानी में अपनी नाव को तैरते देखकर जॉर्ज बहुत खुश था। वो सड़क पर दौड़ते हुए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन अचानक तेज पानी के बहाव में नाव बहकर एक सीवर के अंदर चली जाती है। जॉर्ज सीवर के पास जाकर अंदर झांकता है। अंधेरा इतना ज्यादा था कि कुछ दिख नहीं रहा था। तभी सीवर के अंदर से एक आवाज आती है। जॉर्ज देखता है कि वहाँ एक अजीब सा क्लाउन खड़ा हुआ है। उस क्लाउन का नाम पेनीवाइज था। पेनीवाइज मुस्कुराते हुए जॉर्ज से बात करने लगा। वो उसे बताता है कि उसकी नाव उसके पास है। मासूम जॉर्ज उसकी बातों में आ गया। जॉर्ज उसे लेने के लिए उसके और करीब जाने लगा, लेकिन अगले ही पल पेनीवाइज का चेहरा डरावने रूप में बदल गया। वो जॉर्ज का हाथ बुरी तरह काट कर खा लेता है। दर्द से चीखता हुआ जॉर्ज भागने की कोशिश करता है, लेकिन पेनीवाइज उसे सीवर के अंदर घसीट कर ले जाता है और यहीं पर जॉर्ज की मौत हो जाती है। जॉर्ज के गायब होने के बाद पूरे शहर में उसकी तलाश की जाती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। सब लोग मान लेते हैं कि वो बारिश के पानी में बह गया होगा, लेकिन बिल को कभी यकीन नहीं होता कि उसका भाई मर चुका है। कुछ महीने बीत जाते हैं। अब स्कूल का आखिरी दिन था और गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। यहीं हमारी मुलाकात बिल और उसके दोस्तों से होती है, रिची, स्टैनली और एडी। रिची एक मजाकिया लड़का है जो हर वक्त मस्ती मजाक में डूबा रहता, और स्टैनली एक बहुत ज्यादा डरपोक लड़का है जो हर चीज को लेकर परेशान रहता था। तीसरा है अपना एडी। एडी अपनी सेहत को लेकर हद से ज्यादा चिंता करता था। उसकी माँ ने बचपन से ही उसे इतना डरा दिया था कि उसे लगता था कि हर जगह बीमारियां फैली हुई हैं। स्कूल के दूसरे बच्चे इनका मजाक उड़ाते थे। इसी वजह से उनके ग्रुप का नाम लूजर्स क्लब पड़ गया था। छुट्टियों के बारे में बात करते हुए सब अपने प्लान्स बना रहे थे, लेकिन बिल के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी और वो था उसका भाई जॉर्ज। वो अब भी अपने भाई को ढूंढना चाहता था। इसी दौरान हमें पता चलता है कि जॉर्ज के गायब होने के बाद भी डेरी में कई और बच्चे लापता हो चुके हैं। ये सिर्फ एक आम घटना नहीं थी। शहर में कुछ बहुत गलत हो रहा था, जिसके बारे में शहर के किसी को अंदाजा नहीं होता। उधर स्कूल के गर्ल्स बाथरूम में बेवर्ली नाम की लड़की को कुछ लड़कियां परेशान कर रही होती हैं। बेवर्ली की रेपुटेशन स्कूल में अच्छी नहीं थी और इसी वजह से कई लोग उसके बारे में गलत बातें करते थे। वो उस पर गंदा पानी भी फेंकती हैं। बेवर्ली चुपचाप सब सह लेती है। स्कूल के बाद उसकी मुलाकात बेन हैंसकॉम से हुई। बेन हाल ही में डेरी शिफ्ट हुआ था और उस वक्त उसका कोई दोस्त नहीं होता। बेवर्ली उससे अच्छे से बात करती है और उसकी ईयरबुक में साइन भी करती है। बस इसी पल से बेन के दिल में बेवर्ली के लिए फीलिंग्स पैदा होने लगी। दूसरी तरफ हमें एक और बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम माइक हैनलॉन था। माइक अपने अंकल के साथ मीट शॉप पर काम करता है। एक दिन उसके अंकल उसे जानवरों को मारने के लिए बंदूक देते हैं, लेकिन माइक ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसे किसी भी बेकसूर जानवर को मारना पसंद नहीं होता। उसके अंकल उसे समझाते हैं कि दुनिया में या तो लोग शिकार करते हैं या खुद शिकार बन जाते हैं, लेकिन माइक फिर भी गोली नहीं चला पाता। उसी शाम बिल अपने घर में सीवर सिस्टम का एक मॉडल बना रहा था। उसने पूरे डेरी के सीवर नेटवर्क को समझने की कोशिश की थी। उसका मानना था कि अगर जॉर्ज पानी में बहकर गया भी होगा तो वो किसी खास जगह तक जरूर पहुंचा होगा। बिल अपनी थ्योरी अपने पिता को बताता है, लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि जॉर्ज अब वापस नहीं आने वाला। वो चाहते थे कि बिल इस सच को एक्सेप्ट कर ले, पर बिल के लिए ये इतना आसान नहीं था। उसके दिल में अब भी उम्मीद थी कि जॉर्ज कहीं ना कहीं जिंदा होगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जॉर्ज की तलाश उसे किस खौफनाक सच्चाई तक ले जाने वाली है। जॉर्ज के गायब होने के बाद बिल काफी बदल चुका था। वो बाहर से भले ही नॉर्मल दिखने की कोशिश करता हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग हर वक्त अपने भाई के बारे में सोचता रहता था, क्योंकि उसके भाई के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसका जिम्मेदार खुद को मानता है। उधर बेन अपना ज्यादातर समय लाइब्रेरी में बिता रहा था। उसे हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन वो डेरी के पुराने रिकॉर्ड्स देख रहा होता है। जैसे जैसे वह पुरानी फाइल्स और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पढ़ने लगा, उसके सामने एक अजीब पैटर्न सामने आती है। डेरी में हर कुछ सालों बाद कोई ना कोई बहुत बड़ा हादसा होता है। कभी किसी फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है तो कभी किसी क्लब में आग लग जाती है। इसके अलावा हर साल शहर से कई लोग गायब हो जाते हैं और इन गायब होने की संख्या में सबसे ज्यादा बच्चे ही शामिल होते हैं। बेन को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी हुई है। तभी उसकी नजर एक लाल गुब्बारे पर पड़ती है, लेकिन वो गुब्बारा धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ उसके सामने से गुजरता है। बेन उसका पीछा करने लगता है। वो लाइब्रेरी के एक सुनसान हिस्से
में पहुंच जाता है जहां आमतौर पर कोई नहीं आता। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अचानक अंधेरे में से एक बच्चा नजर आता है। उसका सर कटा हुआ था। अचानक वो बच्चा बेन की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखते ही बेन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डर के मारे वहां से भाग निकलता है। लाइब्रेरी से बाहर आते ही उसकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ हेनरी और उसका गैंग उसका रास्ता रोक लेता है। हेनरी डेरी का सबसे बदमाश लड़का था। वो अक्सर कमजोर बच्चों को निशाना बनाता था और आज उसका शिकार बेन बनने वाला है। हेनरी और उसके दोस्त बेन का मजाक उड़ाने लगते हैं। जब बेन भागने की कोशिश करता है तो वो उसका पीछा करते हैं। अपनी जान बचाने के लिए बेन जंगल की तरफ भागता है। ढलान पर फिसलते हुए वो नीचे की तरफ निकल जाता है। हेनरी और उसके दोस्त भी उसके पीछे भागते हैं। इसी अफरा तफरी में सब अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। हेनरी का दोस्त पैट्रिक एक पुराने ड्रेनेज पाइप के पास पहुंचता है। पाइप के अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। उसे लगता है कि बेन शायद वहीं छुपा हुआ है, इसलिए वो टॉर्च लेकर अंदर जाने लगता है। लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पाइप के अंदर कई बच्चों की सड़ी गली लाशें पड़ी हुई थीं, जो कि खड़े होकर उसे ही घूर रहे थे। पैट्रिक कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके पीछे एक परछाई उभर आती है और वो था पेनीवाइज। अगले ही पल पैट्रिक भी उसका शिकार बन जाता है। उधर बिल और उसके दोस्त जॉर्ज को ढूंढने के लिए सीवर के पास जाते हैं। बिल को पूरा यकीन था कि अगर वो सही जगह तलाश करे तो उसे जॉर्ज के बारे में कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। लेकिन सीवर के अंदर उन्हें सिर्फ एक लड़की का पुराना जूता मिलता है। वो लड़की भी कुछ महीने पहले गायब हो चुकी थी। अब बिल को लगने लगा कि जॉर्ज अकेला बच्चा नहीं था जो लापता हुआ था। इसी दौरान उनकी मुलाकात जख्मी बेन से होती है। उसके पेट पर हेनरी ने चाकू से अपना नाम लिखने की कोशिश की थी। सब मिलकर उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। फर्स्ट एड लेने के लिए वो लोग एक मेडिकल स्टोर पहुंचते हैं, लेकिन उनके पास पैसे कम होते थे। तभी बेवर्ली उनकी मदद करती है। वो बातों बातों में स्टोर वाले का ध्यान भटका देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर बच्चे वहां से निकल जाते हैं। बाद में सब मिलकर बेन की मरहम पट्टी करते हैं। यहीं से बेवर्ली भी उनके दोस्त बनने लगी थी। बिल उसे देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। अब लूजर्स क्लब में एक और नई दोस्त शामिल हो जाती है। उस रात बेवर्ली जब घर पहुंची तब हमें उसकी जिंदगी की असल सच्चाई पता चलती है। उसका बाप एक बहुत ही डरावना और कंट्रोलिंग आदमी था, जो अपने ही बच्ची को हैरेस करता है। इस बार उसके बालों को देख तारीफ करने लगा कि उसके बाल काफी सुंदर हैं। इस बात से बेवर्ली को इतनी भीम आई कि वो वॉशरूम में जाकर अपने पूरे बाल काट देती है। अगले दिन लूजर्स क्लब के सारे बच्चे एक तालाब पर मिलते हैं। वो पानी में कूदते हैं, मजाक करते हैं और कुछ देर के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं। लेकिन बेन के दिमाग में अब भी लाइब्रेरी में देखी हुई बातें घूम रही थीं। उसके पास डेरी के इतिहास से जुड़ी एक पुरानी डायरी थी। डायरी में शहर के सारे बड़े हादसों की जानकारी लिखी हुई थी। बेन सबको बताता है कि डेरी में होने वाली अजीब घटनाओं का सिलसिला कई सालों से चल रहा है और लगभग हर बार बच्चे ही सबसे ज्यादा निशाना बनते हैं। अब लूजर्स क्लब को बीएचआई लगने लगता है कि जॉर्ज का गायब होना कोई आम हादसा नहीं था। शायद डेरी के अंधेरे में सच में कोई ऐसी चीज छुपी हुई है जो बच्चों का शिकार करती है। लूजर्स क्लब को अब धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि डेरी में कुछ बहुत ही खौफनाक हो रहा है। इसी दौरान बेन अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाता है। वो सबको बताता है कि डेरी के इतिहास में हर 27 साल बाद अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। बच्चे गायब होने लगते हैं और लोगों की मौत होने लगती है और फिर कुछ सालों बाद सब कुछ अचानक शांत हो जाता है, जैसे कोई चीज अपनी भूख मिटाकर दोबारा सो गई हो। ये बात सुनकर सभी बच्चे परेशान डरने लगे। उस रात बेवर्ली अपने बाथरूम में खड़ी थी। वो सिंक के सामने बाल बना रही थी। तभी उसे ड्रेन के अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। पहले उसे लगता है कि शायद उसका वहम है, लेकिन आवाजें धीरे धीरे और तेज होने लगी। बेवर्ली झुककर सिंक के अंदर टेप डालकर देखती है, ये जानने के लिए कि सिंक कितना गहरा है। लेकिन तभी अचानक सिंक के अंदर से बालों का एक बड़ा गुच्छा बाहर निकल आता है। अगले ही पल वो बेवर्ली को पकड़कर उसे अंदर खींचने लगते हैं। बेवर्ली पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और तब सिंक में से खून का एक भयानक फव्वारा फूटता है। पूरा बाथरूम खून से भर गया। दीवारें, शीशा और फर्श सब लाल हो जाते हैं। बेवर्ली डर के मारे चीखने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसका पिता बाथरूम में आया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसे खून का एक कतरा भी नजर नहीं आता। उसके लिए बाथरूम बिल्कुल नॉर्मल था। वो बेवर्ली को डांट कर वहां से चला जाता है। अब बेवर्ली को समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसने देखा वो सच था या सिर्फ उसका वहम, लेकिन असल में पेनीवाइज उसके साथ खेल रहा था। उधर बिल भी चैन से नहीं पाता। एक रात उसे घर के बेसमेंट से आवाज सुनाई देती है। वो नीचे जाता है और देखता है कि वहाँ जॉर्ज खड़ा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे वो गायब होने से पहले था। बिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि उसका भाई सच में वापस आ गया है। लेकिन कुछ ही पल बाद जॉर्ज का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें अजीब हो जाती हैं और धीरे धीरे वो पेनीवाइज के रूप में बदल जाता है। बिल डर कर वहाँ से भागने लगा और जब तक वो कुछ समझ पाता पेनीवाइज गायब हो चुका होता है। अब बिल को भी यकीन हो गया था कि जो चीज जॉर्ज के साथ हुई थी उसका संबंध इसी क्लाउन से है। दूसरी तरफ एडी भी पेनीवाइज का शिकार
शिकार बनने वाला था। एक दिन वो अपनी दवाइयां लेकर वापस घर जा रहा था, तभी उसकी नजर एक पुराने और टूटे हुए घर पर पड़ती है। घर को देखते ही उसे अजीब सा डर महसूस होने लगा। उसके हाथ से सारी दवाइयां गिर जाती हैं। जब वो उन्हें उठाने के लिए झुकता है, तभी घर के अंदर से एक डरावना आदमी बाहर निकलता है। उसका चेहरा सड़ चुका था, उसके शरीर पर घाव ही घाव थे। वो धीरे धीरे एडी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख एडी डर के मारे वहां से भागने लगता है और वो आदमी भी उसका पीछा करने लगा। लेकिन कुछ देर बाद वो अचानक गायब हो जाता है। एडी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलता है। इसी तरह स्टैनली के साथ भी एक खौफनाक घटना होती है। वो जब चर्च में धार्मिक किताबें रखने जाता है, वहीं पर एक पुरानी पेंटिंग लगी हुई थी, जिससे स्टैनली काफी डरता था। पेंटिंग में एक अजीब सी औरत की तस्वीर थी। तभी वो देखता है कि पेंटिंग में बनी वो औरत गायब हो गई है। स्टैनली घबरा जाता है और अगले ही पल जब वो पीछे मुड़ा, तब उसके सामने वही औरत प्रकट हो जाती है। उसका चेहरा डरावना था और उसकी मुस्कान और भी ज्यादा भयानक। स्टैनली जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। अब तक लूजर्स क्लब के लगभग हर मेंबर के साथ कोई ना कोई अजीब घटना हो चुकी थी। सभी को अलग अलग चीजें दिख रही थी, लेकिन हर घटना में एक बात कॉमन थी, वो था उनका डर। पेनीवाइज हर बच्चे के सामने उसी चीज का रूप लेकर आ रहा था जिससे वो सबसे ज्यादा डरते थे, जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अगले दिन बेवर्ली सबको अपने घर बुलाती है। वो उन्हें बाथरूम दिखाती है। हैरानी की बात ये थी कि लूजर्स क्लब के सारे बच्चे बाथरूम में फैला हुआ खून देख सकते थे। अब उन्हें यकीन हो गया था कि बेवर्ली झूठ नहीं बोल रही थी। सब मिलकर बाथरूम साफ करते हैं। इसी दौरान वो अपने अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बात करने लगे। जब सभी कहानियां एक साथ जोड़ी जाती हैं, तो एक ही नाम सामने आता है, पेनीवाइज। अब उन्हें समझ आ गया था कि डेयरी में गायब होने वाले बच्चों के पीछे कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसी शैतानी ताकत है जो सालों से इस शहर को अपना शिकार बना रही है। और अब उसकी नजर लूजर्स क्लब पर थी। अब तक लूजर्स क्लब के हर मेंबर को पेनीवाइज किसी न किसी रूप में नजर आ चुका था। किसी को सरकटा बच्चा दिखा था, किसी को सड़ता हुआ आदमी, किसी को पेंटिंग वाली औरत, और बिल को बार बार अपना छोटा भाई जॉर्ज नजर आ रहा था। अब ये साफ हो चुका था कि उनका सामना किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज से है जो लोगों के डर का इस्तेमाल करती है। इसी दौरान माइक भी अपने साथ हुई एक घटना के बारे में बताता है। उसने एक पुरानी बिल्डिंग में जलते हुए लोग देखे थे। वो लोग आग में जलते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। पहले माइक को लगा था कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन जब उसने अपने दोस्तों की कहानियां सुनी तो उसे समझ आ गया कि उसके साथ भी वही हो रहा है जो बाकी सबके साथ हो रहा था। अब लूजर्स क्लब ने फैसला किया कि वो इस राज की जड़ तक पहुंच कर रहेंगे। माइक और बेन मिलकर डेयरी के पुराने रिकॉर्ड्स पढ़ने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि डेयरी में हर 27 साल बाद बच्चों के गायब होने और लोगों की मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये पैटर्न कई सालों से चलता आ रहा था, जैसे कोई चीज 27 साल बाद नींद से जागती हो, शिकार करती हो और फिर दोबारा सो जाती हो। अब बच्चों को यकीन हो गया था कि पेनीवाइज ही इन सब घटनाओं के पीछे है। एक दिन सब बिल के गैरेज में इकट्ठा होते हैं। वहाँ बिल पुराने फोटोग्राफ्स प्रोजेक्टर पर चला रहा होता है। तस्वीरों में डेयरी का पुराना इतिहास दिख रहा था। सब ध्यान से फोटोज देख रहे थे। तभी एक तस्वीर में उन्हें एक पुरानी बिल्डिंग नजर आई। उस बिल्डिंग के सामने कई लोग खड़े थे, लेकिन अगले ही पल प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है। तस्वीरें बहुत तेजी से बदलने लगती हैं। सब बच्चे हैरान हो जाते हैं। अचानक एक फोटो में पेनीवाइज नजर आता है। उसका चेहरा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर उसका चेहरा इतना बड़ा हो जाता है कि पूरी दीवार उससे भर जाती है। फिर अचानक पेनीवाइज स्क्रीन से बाहर निकल आता है। सब बच्चे बुरी तरह घबरा जाते हैं। पेनीवाइज सीधा उनकी तरफ हमला करने लगता है, लेकिन जैसे ही बिल गैरेज का दरवाजा खोलता है, पेनीवाइज गायब हो जाता है। प्रोजेक्टर वाली घटना के बाद बिल एक बड़ा फैसला करता है। वो कहता है कि अगर पेनीवाइज को रोकना है तो उन्हें उसके ठिकाने तक जाना होगा। उसका मानना था कि जॉर्ज भी शायद वहीं होगा। बाकी बच्चे पहले तो हिचकिचाते हैं, लेकिन आखिर में सब उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। रिसर्च करते करते उन्हें पता चलता है कि पेनीवाइज का संबंध एक पुराने और सुनसान घर से है। ये वही घर था जहां एडी के साथ वो खौफनाक हादसा हुआ था। घर को देखते ही सबके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। टूटी हुई खिड़कियां, अंधेरा और अजीब सी शांति जो कि उस घर को और भी हॉन्टेड दिखा रही थी। सब धीरे धीरे घर के अंदर घुसते हैं। अंदर हर तरफ धूल, टूटी हुई दीवारें और अंधेरा था। शुरू में सबको ठीक लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद पेनीवाइज अपना खेल शुरू कर देता है। हर बच्चे को उसका सबसे बड़ा डर दिखने लगता है। स्टैनली को फिर से वही पेंटिंग वाली औरत नजर आती है। इस बार वो और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था और वो सीधा स्टैनली की तरफ बढ़ रही थी। दूसरी तरफ एडी को फिर वही सड़ता हुआ आदमी दिखाई देता है। वो एडी को पकड़ने की कोशिश करता है। रिची को भी अजीब और डरावने क्लाउन्स नजर आने लगते हैं। सब अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच बिल को जॉर्ज नजर आता है। जॉर्ज रो रहा था और उससे मदद के लिए बुला रहा था। एक पल के लिए बिल का दिल पिघल जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि जॉर्ज मर
चुका है। वो समझ जाता है कि ये भी पेनीवाइज का एक और जाल है। तभी पेनीवाइज अपने असली रूप में सामने आता है। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। वो एडी पर हमला करता है और उससे भागने के चक्कर में एडी का नीचे गिरकर हाथ टूट जाता है। सब बच्चे उसकी तरफ आते हैं। इसी दौरान बेवर्ली हिम्मत दिखाती है। वो एक लोहे की रॉड उठाकर पेनीवाइज के सिर पर दे मारती है, जिससे कि पेनीवाइज वहाँ से चला जाता है। किसी तरह सब बच्चे एडी को लेकर उस घर से बाहर निकल आते हैं। एडी का हाथ टूट चुका था। इसी डर की वजह से लूजर्स क्लब में दरार पड़ने लगती है। कुछ बच्चे कहते हैं कि उन्हें यहीं रुक जाना चाहिए, लेकिन बिल अब भी जॉर्ज को भूल नहीं पा रहा था। उसका मानना था कि पेनीवाइज को रोके बिना ये सब कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन इस बार उसके दोस्त उसकी बात से सहमत नहीं होते। धीरे धीरे सब उससे दूर होने लगते हैं। लूजर्स क्लब टूटने लगता है और पेनीवाइज इसी मौके का इंतजार कर रहा था। स्टैनली और रिची अब और आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर वो पेनीवाइज के पीछे पड़े रहे तो अगली बार शायद बचकर बाहर ना आ पाए। लेकिन बिल हार मानने को तैयार नहीं था। जब बिल सबको दोबारा साथ आने के लिए कहता है तो इस बार कोई उसकी बात नहीं मानता। दूसरी तरफ हेनरी पहले ही गुस्से और नफरत से भरा हुआ लड़का था। पेनीवाइज धीरे धीरे उसके दिमाग पर कब्जा करने लगता है। एक दिन हेनरी को एक लाल गुब्बारा नजर आता है। वो गुब्बारे का पीछा करता हुआ एक जगह पहुंचा। वहाँ उसे अपना वही चाकू मिलता है जो जंगल में खो गया था। तभी पेनीवाइज उसके सामने नजर आता है। वो उसे मेंटली भड़काने लगा कि वो अपने बाप को मार दे। जब वो घर लौटता है तब उसका पिता नशे में सो रहा था। उसका पिता हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव करता था। पेनीवाइज की बातों में आकर हेनरी अपने ही पिता पर हमला कर देता है और इसी तरह उसने अपने पिता की जान ले ली। दूसरी तरफ बेवर्ली बिल से मिलने के लिए घर से निकलने वाली होती है, लेकिन उसका पिता उसे रोक लेता है। उसे बेवर्ली के पास मिला बेन का पोएम वाला कार्ड मिल था, जिसमें उसने अपनी फीलिंग्स लिखी थी। पर बेवर्ली को लगता है कि वो कार्ड उसे बिल ने भेजा है। वो कार्ड देखकर उसका पिता उसे पीटने के लिए आगे बढ़ा। इसलिए डर के मारे बेवर्ली बाथरूम में चली जाती है, लेकिन उसका पिता उसका पीछा करते हुए बाथरूम में भी आ गया। इसलिए सेल्फ डिफेंस में बेवर्ली अपने पिता पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। लेकिन तभी पेनीवाइज वहां आकर उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद जब बिल को बेवर्ली के गायब होने का पता चला तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि पेनीवाइज ने उसे उठा लिया है। अब चाहे जो हो जाए उसे बेवर्ली को बचाना ही होगा। बिल एक बार फिर अपने दोस्तों के पास जाता है। सब मिलकर फिर से नीबोल्ट हाउस पहुंचते हैं। घर के अंदर उन्हें एक बहुत गहरा कुआं मिलता है। बिल को यकीन था कि यही रास्ता पेनीवाइज के असली ठिकाने तक जाता है। एक एक करके सब उसके अंदर उतरने लगते हैं, लेकिन तभी हेनरी उन पर हमला कर देता है। अब वो पहले वाला हेनरी नहीं रहा। उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। वो माइक पर चाकू से हमला करता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में माइक हिम्मत दिखाता है और हेनरी को जोर से धक्का दे देता है। हेनरी सीधा अंधेरे कुएं में गिर जाता है। उसके बाद माइक भी बाकी दोस्तों के साथ नीचे उतरने लगता है। नीचे पहुंचकर सबके होश उड़ जाते हैं। उनके सामने बच्चों की लाशों से भरा एक बहुत बड़ा कचरे का ढेर मिला, जिसके आसपास और भी लाशें उड़ रही थीं। यही पेनीवाइज का असली अड्डा था। यहीं उसने सालों से अपने शिकार जमा कर रखे थे। थोड़ी दूर बेवर्ली बेहोश हालत में हवा में तैर रही थी। उसके आसपास उन सब बच्चों की लाशें मौजूद थीं जो सालों से गायब हो रहे थे। सबसे पहले बच्चे बेवर्ली को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। किसी तरह वो उसे पकड़कर जमीन पर ले आए। बेवर्ली अभी तक जिंदा इसलिए थी क्योंकि पेनीवाइज से नहीं डरती, और पेनीवाइज की सबसे बड़ी ताकत थी लोगों का डर। इसलिए बेवर्ली के ना डरने की वजह से वो उसे खा नहीं पाया। लेकिन बेवर्ली अभी तक होश में नहीं आई होती। इसी मौके का फायदा उठाकर बेन उसे किस कर लेता है, और हैरानी की बात यह है कि उसके किस करने के तुरंत बाद ही किसी तरह बेवर्ली होश में आ गई। तभी बिल के सामने जॉर्ज नजर आता है। जॉर्ज उससे प्यार से बातें करने लगता है। वो कहता है कि सब ठीक है। वो बिल को अपने पास आने के लिए कहता है। एक पल के लिए बिल का दिल भर आया। उसे अपने भाई की बहुत याद आ रही थी, लेकिन अब वो जानता था जॉर्ज मर चुका है और उसके सामने खड़ा ये लड़का उसका भाई नहीं बल्कि उसका इल्यूजन है। बिल हिम्मत करके जॉर्ज पर वार कर देता है, जिससे कि अगले ही पल पेनीवाइज अपने असली रूप में आ गया। पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है। फिर वो बाकी बच्चों को एक ऑफर देता है। वो कहता है कि अगर सब लोग बिल को उसके हवाले कर दें तो वो बाकी सबको जिंदा छोड़ देगा। लेकिन लूजर्स क्लब का कोई भी मेंबर अपने दोस्त को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। सब मिलकर पेनीवाइज पर टूट पड़ते हैं। रिची उसका मजाक उड़ाता है। एडी उस पर वार करता है। माइक और स्टैनली भी उसका सामना करते हैं। बेवर्ली भी डरने के बजाय उससे लड़ती है। सबसे बड़ी बात ये थी कि अब कोई उससे डर नहीं रहा था, और जैसे जैसे बच्चों का डर कम हो रहा था पेनीवाइज कमजोर पड़ने लगता है। पेनीवाइज बच्चों को फिर से डराने की कोशिश करता है। वो अलग अलग रूप लेता है, लेकिन अब कोई उसकी बातों में नहीं आता। आखिर में बेवर्ली एक लोहे की रॉड उसके सिर में घुसा देती है। बाकी बच्चे भी उस पर हमला करते हैं। खुद को हारता देख पेनीवाइज पीछे हटने लगता है और आखिरकार अंधेरे में गायब हो जाता है। जाते जाते वो ये कहकर गया कि वो 27 साल बाद वापस लौटेगा, लेकिन फिलहाल के लिए डेरी सुरक्षित है। कुछ दिन बाद गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली होती हैं। सब दोस्त एक साथ बैठकर अपने गुजरे हुए दिनों को याद करते हैं। बेवर्ली बताती है कि वो डेरी छोड़कर जा रही है और अपनी आंटी के साथ रहेगी। ये सुनकर सब उदास हो जाते हैं। जाने से पहले बिल
बिल एक वादा करता है, अगर पेनीवाइज कभी वापस आया तो वो सब दोबारा मिलेंगे और इस बार उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अपने इस वादे को याद रखने के लिए सब अपने हाथ पर छोटा सा कट लगाते हैं और एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं और इसी के साथ 8 चैप्टर 1 की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।